चलो नया चैप्टर चालू करना है। चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का मतलब क्या लगता है तुमको, या ऑडिट का मतलब क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट तुम्हारे हिसाब से, कि ऑडिट का मतलब एक्चुअल में होता क्या होगा? वेरीफाई करो। वेरीफाई करना, किस चीज़ को वेरीफाई करना? कोई भी चीज हो, किसका भी हो। कोई भी चीज़ का वेरीफाई हो। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने ये एक प्रोडक्ट खरीद के लाया। अब प्रोडक्ट लाने के बाद में ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे अमेजोन से डिलीवर हुआ है, तो सिंस अमेजोन से डिलीवर हुआ तो मैं इसको बस ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगा? नहीं सर, आप आने के बाद में सिंस आपने इसके लिए इतना सारा पैसा दिया है तो आप इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करोगे कि ये प्रोडक्ट में कोई कुछ डैमेज तो नहीं है। इस प्रोडक्ट को फोटो में अगर कुछ और बताया था, एक्चुअल कुछ और आया, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। सर जो हमने प्रोडक्ट मंगाया, इस प्रोडक्ट के अंदर इसका कोई अगर एक्सपायरी होगा तो हम इसका एक्सपायरी वगैरह कुछ चेक कर लेंगे। ये सारी चीज़ जो आप चेक कर रहे हो वो चेक इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपने जो चीज़ ऑर्डर किया था या आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज़ आपको डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। सो वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग विच शुड बी फिट टू योर स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड ऑडिट। यही ऑडिट हम जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करते हैं, यही ऑडिट जब हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ऐसा इंसान जो ऑडिट करता हो इट इज कॉल्ड एज ऑडिटर। समझ में आया? तो इस पूरे चैप्टर का क्रक्स यही है कि सर हमें यह समझना है कि कौन कौन इंसान ऑडिट कर सकता है, कौन कौन इंसान ऑडिट में क्या क्या चेक करेगा, और कौन कौन इंसान को ऑडिट करते टाइम उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे और क्या डिस्क्वालिफिकेशन रहेंगे। जैसे याद करो, कुछ ऐसा सीए फाउंडेशन में तुमने कभी तो भी ऐसा पढ़ा होगा कि सर अगर आपको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो यू हैव टू फाइल एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दैट शुड बी साइंड बाय एनी ऑफ द फोर फॉलोइंग पर्संस: सीए, सीएस, सीएमए एंड एडवोकेट। ऐसा कुछ पढ़ा था। इसका मतलब यह बोला गया था कि सर अगर आपको अपनी कंपनी फॉर्म करना है तो आपको इन चार लोगों में से किसी एक इंसान का सिग्नेचर या एक इंसान का अथॉरिटी लगेगा जिसको वो ये डिक्लेयर करके देगा कि ये जो इंसान है जो अपनी कंपनी फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है इसने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लायंसेस को फॉलो किया है। तो तुम्हारे हिसाब से जब कंपनी बनाने के लिए चार में से एक इंसान के पास, आप किसी के पास भी जा सकते हो, तो क्या उन्हीं चार में से हम ऑडिट भी करवा सकते हैं किसी भी इंसान से? यस, लॉजिक ये बोलता है नहीं। पूरे इंडिया में, पूरे कंपनीज एक्ट में, पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकता है। सीए के अलावा कोई भी इंसान ऑडिट नहीं कर सकता है। अब ऑडिट भी जो है ना वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक स्टैट ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक बैंक ऑडिट होता है, एक कंप्लायंस ऑडिट होता है, एक ड्यू डिलीजेंस होता है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के ऑडिट है जो तुम ऑडिटिंग वाले सब्जेक्ट में जाके पढ़ोगे। हम जो ऑडिट करते हैं ना, इसमें दो ही टाइप के ऑडिट करते हैं। पूरे कंपनीज एक्ट में दो ही टाइप का ऑडिट करते हैं। पहला ऑडिट हम करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसको स्टैट ऑडिट भी बोला जाता है। और दूसरा टाइप का ऑडिट है जो हमें पढ़ना है इंटरनल ऑडिट। ओ ओ ओ सो सॉरी, नॉट इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। और एक और पढ़ेंगे दैट इज इंटरनल ऑडिट। ये चैप्टर जो डील करेगा हमारा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से डील करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी पहले बात समझ लेते हैं कि स्टैट ऑडिट क्या होता है। सर स्टैट ऑडिट वो ऑडिट होता है जिसको करवाना कंपलसरी होता है। सर ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है? ऑफ कोर्स। मुझे एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है? मेरे पास में मेरे बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या कि मैं मारवाड़ी हूँ, मैं जैन हूँ, तो मैं सिर्फ इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी और कंपनी में नहीं कर सकता हूँ?
अच्छा ठीक है, तो मैं अगर मेल हूँ तो मैं इसी कंपनी में कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है? मैं सीए हूँ तो मैं इसी कंपनी में कर सकता हूँ? मतलब जब भी कोई कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? नहीं। तो फिर अगर कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? जो कंपनी अच्छी होगी। अब कोई कंपनी अच्छी है खराब है वो मुझे कैसे समझ में आएगा? उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के, बैलेंस शीट देख के। तो सर आप तो, ये तो ऐसी बातें हो गई कि अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट उसी प्रकार से करता है जब उसको समझ में आता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का पीएनएल बहुत अच्छा है, तो हर डायरेक्टर, हर प्रमोटर अपनी पीएनएल को, अपने बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। कि सर रिलायंस कंपनी बोल रहा है कि मेरे पास में फिक्स्ड एसेट पड़े हैं 2000 करोड़ रुपए के। तुम क्या जाके देखने वाले हो क्या उसके पास में 2000 करोड़ की है या नहीं है? उसके पास में है सपोज 2 ही करोड़ की, बट बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए वो लिख रहा है 2000 करोड़ का। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान अपने हिसाब से अपनी बैलेंस शीट को कुछ भी चेंज कर देगा, चेंज कर देगा मतलब जैसे हम कपड़े होते हैं, हम रोज नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, आज का हमारा ये ड्रेस है, कल को हमारा कोई और ड्रेस रहेगा। जब भी कोई इंसान अपनी बैलेंस शीट को नए नए ड्रेसेस पहनाता है, नए नए मैनिपुलेशंस करता है, इसको कहा जाता है बैलेंस शीट को विंडो ड्रेसिंग करना। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट को विंडो ड्रेसिंग करना। तो तुम्हें नहीं लगता क्या कि अगर ऐसा रहेगा कि इन्वेस्टर बैलेंस शीट को देख के या किसी भी टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर इन्वेस्ट करता होगा तो हर कंपनी का डायरेक्टर हर कंपनी में विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश करेगा? और अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो हमारे देखे हुए बैलेंस शीट को या उनके प्रेजेंट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई वैल्यू बचेगी क्या? इसी के लिए जब भी कोई कंपनी अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस देवे, इसी के लिए ऑडिटर बीच में कूदता है। और ऑडिटर ये सारी चीजों को वेरीफाई करता है जो आपकी कंपनी ने अपने बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताए हुए। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर उठाएगा आपके कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और देखेगा कि आपने बोला है आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख रुपए का। ठीक है, मैनेजमेंट एक हेल्प करना, मुझे आपका ना क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है। आपने लिखा है 2 लाख रुपए, तो मुझे आपके गोडाउन में लेकर चलिए और मुझे दिखाइए कि आपके पास में 2 लाख रुपए का सामान है या नहीं है। फिर वो मैनेजमेंट बोलेगा अरे सर आपके पास में जो बैलेंस शीट है वो तो 31 मार्च की है, एज ऑन 31 मार्च होती है ना बैलेंस शीट, तो एज ऑन 31 मार्च की है, लेकिन आप ऑडिट कब करने आए? आप तो सर ऑडिट करने आए 27 अगस्त, नहीं क्या है आज 28 अगस्त, आप तो सर 28 अगस्त को करने आए। ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे तो 31 मार्च को क्या तेरा सेल रिकॉर्ड था वहां से लेके मैं बैक कैलकुलेशन अभी से 31 मार्च को लेकर आ जाता हूं कि तूने जितना भी माल बेचा होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा और जितना भी माल तूने खरीदा होगा उसको मैं लेस कर दूंगा। तब जाके तो एटलीस्ट तेरा 2 लाख का माल और मेरे ये 2 लाख का माल मैच होना चाहिए। अगर उसने किसी भी प्रकार की हेर फेर की होगी तो यहां वो पकड़ा जाएगा। करेक्ट, यही काम होता है एक ऑडिटर का। अब सिंस मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि ऑडिटर पूरे इंडिया में एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी तो ऊपर कुछ ना कुछ ये लगाने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी लगाना पड़ेगा कि कौन सा सीए बन सकता है, कौन सा सीए नहीं बन सकता है। अच्छा, सीए बनने के लिए आपका कुछ रिजर्वेशन रखता होगा ना कि आप SC ST NT हो तो आपको 40% नहीं, आपको 30% ही पासिंग है। अगर आप मिलिट्री फोर्सेस से बिलोंग करते हो आपके घर वाले, तो आपको एक ग्रुप देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ग्रुप दो, दोनों ग्रुप पास हो जाएगा, ऐसा कुछ मिलता है। तो सर जब सीए करने में आपको कोई एलिजिबिलिटी नहीं था तो ऑडिट करने में भी कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो हर इंसान, चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे वो फर्म हो या चाहे वो LLP हो, वो कंपनी का ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट, इंडिविजुअल का ऑडिट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर बात? अब प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को एक बात बताओ, तुमने 6th स्टैंडर्ड में एक इंसान से मैथ्स की ट्यूशन लिया, तुमको पसंद भी आई, अच्छे लगा, क्योंकि बाकी सब जगह पे 2-2 घंटे की क्लासेस होती थी, वहाँ पे मस्त 1 घंटे की क्लास होती थी, और सर का पढ़ाना बाकी जगह पर सबको 100% समझता होगा, तुमको ये सर का 90% ही समझता होगा, बट तुम खुश थे क्योंकि तुम उतने केपेबल थे कि तुम स्कोर लेकर आ जा रहे हो। ठीक है, 7th में जब तुम आए तब फिर से तुमको मैथ सब्जेक्ट आया, अब किसकी क्लास लगाओगे? किसी और प्रोफेसर की लगाओगे या उसी के लगाओगे? उसी के लगाओगे। ठीक है, ऐसा करते करते तुम 10th में आए, अब तुम्हारा एकदम करियर चेंजिंग मोमेंट आने वाला है।
अब तुमको ऐसा चाहिए कि नहीं, अब मुझे फोकस करना है, अब मुझे 99 मार्क्स लेकर आने हैं, और पिछले 6, 7, 8, 9 से तुमने हमेशा 90, 90, 90 लाया, लेकिन अब तुमको 99 लाना है। 90 मार्क्स क्यों लाए? क्योंकि अब तक तुमने उसका सिर्फ 90% समझता था, 5-10% तुमको खुद से मेहनत करनी पड़ती थी। अब 10th में नए इंसान के पास जाओगे, उसी के पास लगाओगे, नए के पास जाओगे। अगर नए के पास गए तो प्रॉब्लम ये है कि नया गए तो नया एनवायरनमेंट, नई जगह, नए दोस्त, नया सब कुछ, उसका टीचिंग स्टाइल नया, वो नहीं समझा तो रिस्क लोगे कि नहीं लोगे? सर वही वाले टीचर के पास कर लेते हैं, क्या है 90% समझेगा ना, 10% हमारी मेहनत डाल देंगे, यूट्यूब से समझ लेंगे, फ्रेंड से समझ लेंगे, 90 तक समझ ही रहा है ना, ऊपर के 9 मार्क्स की मेहनत है वो हम कर लेंगे। 11th में गए, 11th में तुमको फिर से मैथ्स आया, अब किसके लगाओगे? वो इंसान पढ़ाता है, वही इंसान 11th भी पढ़ाता है, अभी चेंज कर देंगे। अभी चेंज करेगा पक्का? ठीक है, 12th आया, जिसके पास चेंज किया उधर ही। जिसके पास तूने चेंज किया ना, उसका भी तेरे को 90% ही समझ रहा है, तो दोनों के पास 90% ही समझा तेरे को। अब पुराना वाला या नया वाला? गए वापस पुराने के पास में। क्यों? सर कंफर्ट लेवल बढ़ गया ना वहां पे, और कंफर्ट लेवल बढ़ गया तो सर मैं एक चीज को 10 बार क्वेश्चन पूछूं, एक आध बार सर मैं नहीं भी आऊंगा तो मैं सर को बोल दूंगा, सर इनकेस अगर घर से फोन आ जावे तो थोड़ा देख लेना ना। कंफर्ट लेवल इतना बढ़ गया ना। तुमको नहीं लगता कि अगर एक ऑडिटर जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, अगर वो भी इतना ही कंफर्टेबल हो जावे, तो तुमको नहीं लगता कि मैनेजमेंट वाले उस ऑडिटर को खिला पिला के अपना विंडो ड्रेसिंग करवा सकते हैं? लॉजिकल नहीं है बात? सर ऐसे सीए थोड़ी करेगा। सीए बेटा पैसे के लिए करता है इंसान। पहला एम तुमने सीए क्यों लिया? सर व्हाइट कॉलर डिग्री। अबे तो क्या करेगा व्हाइट कॉलर डिग्री का? पैसा ही अर्न करना है ना तुझे, रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, यही तेरा इंटेंशन था ना। तो ये सब तुझे मिल रहा है ना। बस इतना करना है कि ऑडिटर ने बैलेंस शीट जब चेक किया तो वहां पर लिखा था कि हमारे पास में फिक्स्ड एसेट है 10 लाख की, लेकिन जब यही ऑडिटर ने इसको चेक किया कि भाई आपकी फिक्स्ड एसेट कितनी है, तो फिक्स एसेट पाई गई 8 ही लाख की, तो 2 लाख का इसमें था झोल। तो मैनेजमेंट को बोला गया कि वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है तूने बैलेंस शीट में लिखा है 10 लाख रुपए, जबकि फिक्स्ड एसेट है तेरी 8 ही लाख रुपए। तो मैनेजमेंट बोलता है कि सर साइन कर दो, आपको क्या दुबई जाना था ना घूमने के लिए, कितने बीवी बच्चों के साथ जाना है, अकेला जाना है? करवा दूँ, 5 स्टार में अरेंजमेंट है, वहाँ पे है, मेरा रेफरेंस है, करवा दूँ? आप देख लो, आप यहाँ पे मेरे को 2 की मदद कर दो, मैं आपको 20 की मदद कर देता हूँ। अब सच्ची सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, तुम ऑडिटर हो, कंफर्ट है, एकदम जोरदार कंफर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ब्राइब ले रहे हो, ब्राइब तो ले भी नहीं रहे हो तुम लोग, और ना कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर। तुम क्या गवर्नमेंट ऑफिसर हो क्या सालो? तुम तो प्राइवेट हो। उसने तुमको ऑफर दिया है कि तुम अपने मम्मी पापा, या मम्मी पापा के नहीं, तुमको किसी और के साथ में जाना है, वो तुम्हारा चॉइस है, पूरी स्पॉन्सरशिप वो करके देगा। तुमको सिर्फ इतना लिख देना है कि 8 लाख की नहीं, एसेट पूरे 10 लाख की है, तुम करोगे या नहीं करोगे? ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद बने मैं झापड़ मारूंगा, करोगे कि नहीं करोगे? लालच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सर यही प्रॉब्लम होता है एक ऑडिटर के साथ में भी, कि ऑडिटर ने एक कंपनी का ऑडिट तो कर लिया, बट ऑडिट करते समय वो इतना टाइम ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ में बिता देता है कि उसका और मैनेजमेंट का बॉन्ड एक अच्छा कंफर्टेबल बन जाता है। इस कंफर्ट को ब्रेक करने के लिए बस इंस्टीट्यूट ने या एक सीए एक्ट ने बोलो हमारी कुछ टर्म्स डिसाइड किया। टर्म मतलब पीरियड। वो पीरियड ये है कि सर अगर कोई ऑडिटर है तो सर या तो वो इंडिविजुअली ऑडिट कर सकता है, या तो वो फर्म बनाकर वो फर्म ऑडिट कर सकती है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, जैसे राहुल गांधी is a chartered accountant and he wants to do audit of Reliance Corporation, तो he can do so। उसका जो tenure रहेगा that will be 1 term of 5 years। मतलब एक बार मुझे अगर कंपनी ने अपॉइंट कर लिया तो मैं 5 साल तक ऑडिट कर सकता हूं। सर फिर 5 साल के बाद में देयर विल बी अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years। मतलब 5 साल तक मैंने किया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 ऑडिट कर दिए मैंने।
अब 5 साल तक चुपचाप बैठने का घर पर, 5 साल तक रिलायंस के पास नहीं आने का। मैंने ये नहीं बोला कि रिलायंस छोड़ के तुम दुनिया के कोई भी नहीं कर सकते, रिलायंस के नहीं कर सकते, बचे हुए कोई भी कंपनी को ऑडिट कर, मेरे को कोई लेना देना नहीं इससे। रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि रिलायंस के मैनेजमेंट के साथ में तुम बॉन्डिंग में आ गए। टाटा का नहीं कर सकता क्या? अबे वो मेरे को जानता भी नहीं, तो उसका तो कुछ भी कर। 5 साल के बाद में वापस 6वें साल में आके अपना ऑडिट शुरू कर दे, मतलब 11वां साल। 5 साल ऑडिट किया, 5 साल का ब्रेक हुआ, 11वें साल वापस आ जा, फिर 5 साल तक कर, फिर 5 साल का ब्रेक, फिर 5 साल कर, फिर 5 साल का ब्रेक। सर ऐसा कब तक कर सकता होगा? जब तक है जान, जब तक तू जिंदा है करते रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर रिलायंस कंपनी सिर्फ दो इंडिविजुअल्स ये के साथ ही बॉन्डिंग हो तो 5 साल ये और 5 साल वो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है वो। ये देख, फ्रॉड कैसे करने वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। क्या क्या नहीं हो सकता है वही बुक बताएगी तेरे को। जैसे इनकम टैक्स में बोला जाता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया पे टैक्स नहीं लगेगा, वो हमने बता दिया टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके थ्रू कैसे तुम अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग लगाओ। इसीलिए तो सीए कर रहे हैं, वरना ये इन्फॉर्मेशन तो गूगल पर भी अवेलेबल है, नया थोड़ी है इसमें कोई। और ना ही मैंने कोई ऐसी बात बोल दी कि जिसके लिए तुमको साइंटिस्ट बनने की जरूरत पड़ती है। इन्होंने बोल दिया कि भाई एक फर्म है, एक इंडिविजुअल है, वो मैक्सिमम 5 साल तक ऑडिट कर सकता है, और 5 साल होने के बाद में 5 साल तक कूलिंग पीरियड रहेगा, फिर 5 साल बाद वापस आ जाओ। तो एक काम करो, ऋषभ और श्रेयस एक नंबर के एकदम खास दोस्त है, तो ऋषभ एक फर्म बना लेगा, श्रेयस एक फर्म बना लेगा। नाम भले अलग अलग है, काम दोनों एक साथ में ही करते हैं। करो जब तक चोरी पकड़ी ना जावे। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट में ये था, फॉर्मिंग अ कंपनी फॉर परफॉर्मिंग एनी इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। इसमें अटक जाओगे तुम। सर मैं लॉजिक क्या कर रहे हो हम। उसके बाद में सर ये तो हो गया इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल हर इंसान इंडिविजुअल थोड़ी काम करता है, नहीं बिल्कुल नहीं करता, सही बात है। सर कैसे काम करता है इंसान? सर वो तो एक अपनी पार्टनरशिप फॉर्म भी बनाएगा, अपने 4-5 दोस्तों की फॉर्म बना के काम कर सकता है ना, या एलएलपी। बिग फोर, बिग फोर का नाम सुना है? डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, केपीएमजी। ये बिग फोर को इंडिविजुअल थोड़ी, ये तो पार्टनरशिप फर्म है। बट सर पार्टनरशिप फर्म थोड़ी हो सकते, बराबर है। क्यों सर? उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कम से कम 70-80 होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? 50। तो ये तो 50 से एक्सीड हो गए। तो अगर आपको पार्टनरशिप से एक्सीड करना है तो आपको एलएलपी बनाना पड़ेगा। तो व्हाट इफ अगर मेरी फर्म ये एलएलपी है, तो आपका टेन्योर कितना रहेगा? तो आपका टेन्योर रहेगा 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल 5 साल। सर उसके बाद में फिर से आ गया मेरा कूलिंग पीरियड, वो कितने साल का? 5 साल का। लॉजिक समझो, लॉजिक। फर्म है ना, इसके लिए उसको 10 साल का टाइम है। इंडिविजुअल है, उसको 5 ही साल का टाइम है। क्लियर? इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछती है जो मुझे भी अच्छा क्वेश्चन लगता है। कभी कभी बच्चों को अगर ये लाइन नहीं बताओ और डायरेक्टली एग्जाम में आवे तो उसको टैकल नहीं कर पाता है। मैं फर्म हूँ, ठीक है, मैंने ईयर 1 किया, ईयर 2 किया, ईयर 3 किया, ईयर 4 किया, फिर किसी कारण से 5वां साल नहीं किया, 6ठा साल नहीं किया, 7वां साल नहीं किया। नेक्स्ट टर्म तो मैंने ले ली थी लेकिन कर नहीं पाया। या तो ऐसा समझो ना, चलो 5वां मैंने कर लिया, मतलब नेक्स्ट टर्म मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन किसी कारण से 6वां नहीं कर पाया, 7वां नहीं कर पाया, 7वां नहीं कर पाया। अब मैं 8वां कर सकता हूँ, 9वां कर सकता हूँ, 10वां कर सकता हूँ, 11वां कर सकता हूँ। नहीं, अरे बट 2 साल मेरे वेस्ट हो गए ना बीच के, तो 2 साल का एक्सटेंशन तो दो। सर ये क्या रेस्टोरेंट में आए हो क्या कि एक प्लेट हमने वापस दे दो, दूसरी प्लेट ला कर दे दो? आपके फिक्स 10 साल है। अब उस बीच अगर कंपनी वालों ने आपको निकाला नहीं तो आपके पास में यही 10 साल है। आपको जो करना है करो, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपका 10 साल ईयर 1 से शुरू हुआ है, ईयर 10 पर जाकर खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ स्टोरी। क्लियर है बात? सर ने जैसा बोला था कि 8 लाख की फिक्स्ड असेट है, वहाँ पे 10 लाख
बराबर जो ऑडिटर ने उसको बता भी दिया, साइन भी कर दिया, बराबर। बस। और उसको उसको कौन वेरीफाई करेगा फिर? किसको? उसने 10 लाख बता दिया, हाँ, आगे कभी ना कभी पता चलेगा, लेकिन कैसे? अगर मैनेजमेंट को लगता है, सॉरी शेयर होल्डर्स को लगता है कि इसमें ऑडिटर के कुछ तो भी चालबाजी है, तो कंपनी को बोल सकते हैं मेंबर्स कि आप री ऑडिट करवाओ, या तो कंपनी के मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल उसको ऑर्डर देगा। और अगर मेंबर्स को भी नहीं पता चला, उसको कोई इलाज नहीं, फिर वो नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए तो रोटेशन होता है ना ऑडिटर्स का। जैसे ही ऑडिटर का रोटेशन होगा, ऑडिटर इस साल का ओपनिंग बैलेंस चेक करने जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में अगर गड़बड़ है मतलब क्लोजिंग बैलेंस में गड़बड़ होगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस में गड़बड़ है तो बोलेगा पुराना ऑडिटर ने क्या चेक किया, फिर बताओ तो मेरे को फाइल। फिर वो सब पीछे 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 जाकर उसकी सब फाइल खोलेगा। और अगर गलती से उसने कंपनी में कंप्लेंट कर दी, ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट कर दी, ताला लग जाएगा कंपनी के ऊपर। और ऑडिटर को तो पक्का लगेगा, ऑडिटर का लाइसेंस ही छीन लिया जाएगा और जेल होगी वो अलग। फिर जिंदगी में कभी वो ऑडिट का काम नहीं कर सकता। क्लियर? पक्का? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर। चैप्टर का हेडिंग डाला। अब देखो, थोड़ा स्क्रीन पे देखना। इसमें ना सेक्शन 139 से लेके 148 तक के सेक्शंस हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर लर्न कैसे करना है। 139 में ऑडिटर को बुलाओ, स्वैग से स्वागत करो ऑडिटर का। तो सेक्शन 139 इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 139 में बुलाओ, 140 में निकाल दो इमीडिएटली। 130 में लेकर आओ, 140 में निकाल दो, दैट इज रिमूवल। अब सर हमने क्यों बुलाया था, मतलब किस किस को बुलाया था और कौन से बेसिस पर बुलाया था या कौन से बेसिस पर निकाला, क्या मैं इसको क्वालिफिकेशन वर्ड यूज कर सकता हूं? तो क्वालिफिकेशन और निकालने के लिए भी तो कुछ क्वालिफिकेशन लगेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन वर्ड बुलाने के लिए होता है, निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम? डिस्क्वालिफिकेशन। करेक्ट है। 139 में बुलाया, 140 में निकाला। अब क्यों बुलाया था मतलब क्वालिफिकेशन, और क्यों निकाला मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, वो बताओगे नेक्स्ट सेक्शन 141 में। बराबर। चलो सर एक काम करो, इतनी एकदम नेगेटिव बातें नहीं करते, चलो आप आ गए ना, आ जाओ 139 के तहत आ तो जाओ। अच्छा बताओ पैसा कितना लोगे, पहले वो तो बात कर ले वे, दैट इज 141। मुझे वापस हेल्प करना। 139 में बुलाया, 140 में निकाला। क्यों बुलाया क्यों निकाला? 141। सर पैसा कितना लोगे, डिस्कस तो कर ले वे, 142। सर पैसा तो दे दिया, क्या मैं काम अपने हिसाब से कर सकता हूँ क्या? मैं मेरे, वरना मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोलूंगा, आप बोलोगे चेक मत करो। मैं बोलूंगा फिक्स्ड एसेट बताओ, आप बोलोगे चेक मत करो। मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स का स्टेटमेंट मंगाओ, आप चेक मत करो। सर मुझे मेरी पावर्स और ड्यूटीज तो बताओ, पैसा बाद में, मुझे मेरी पावर्स और ड्यूटीज बताओ। 143 समझ में आया? रिपीट करना। 139 में बुलाया, 140 में निकाला। क्यों बुलाया क्यों निकाला? 142। अरे 141। अरे पैसा कितना लोगे? 142। पैसा मत बोलो, पहले पावर और ड्यूटीज बताओ मेरी क्या क्या रहेगी। 143। जिंदगी में पावर तो आ गई, सब काम मत कर लेना। पावर आती है तो आंग में आती है ना, तो इतना भी आंग में मत ला देना कि जो चीज तुम नहीं कर सकते तो वो भी कर बैठे। तुमको बोला कि तुमको सब चीज की पावर है, तुमने इस बात को तो इतना सीरियसली ले लिया कि तुम कल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैनेजमेंट के गाड़ी में घूमने लग गए, पर्सनल शॉपिंग करने लग गए। तो भाई साहब इतनी भी पावर आंग में मत लाना। 144 सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, वो काम मत करना। आपकी पावर क्या है? यू कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट। 145 सिर्फ साइन मत करो, साइन करने के बाद में ये भी चेक करो कि आपने जिस रिपोर्ट पे साइन करके दिया था क्या वही रिपोर्ट एजीएम में गई है, या साइन करके दिया कोई और रिपोर्ट और एजीएम में प्रेजेंट किया कोई और रिपोर्ट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो साइन करने के बाद में वो एजीएम में जाके अटेंड भी करो, ताकि ये देख लेना कि वो वही रिपोर्ट शो कर रहे हैं जिस पर मैंने साइन किया है। वरना साइन करवाई मैंने श्रेयस से कोई और रिपोर्ट और सबमिट किया मैंने कोई भलती रिपोर्ट। तो प्रोहिबिटेड सर्विस 144, साइन करना 145। ऑडिटर्स
राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग 146। और अगर तुमने इसमें से कोई भी झोलम झाल किया है तो सालों पनिशमेंट दूंगा 147 के अंदर। समझ में आया? और ये सब ऑडिट नहीं होता ना तुमसे, पनिशमेंट लग गए ना तुमको, चुपचाप एक काम करो, कॉस्ट ऑडिटर बन जाओ 148, क्योंकि स्टैट ऑडिट तो तुमको हो नहीं रहा। सर कॉस्ट ऑडिट कोई भी कर सकता है, सीए? कोई भी कर सकता है, सीए की भी जरूरत नहीं है उसमें, आपका एम्प्लॉय भी कर सकता है। क्योंकि सर मैंने एक दो दिन पहले सुना था कि सिर्फ सीए में ही कॉस्ट ऑडिट कर नहीं सकते नहीं, बताऊंगा उसके बारे में भी है, मतलब कुछ एरियाज है जहाँ पर सिर्फ सीएज कर सकते हैं, वरना तो कोई भी इंसान कर सकता है। जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो एक आईसीएमआई भी होता है, आईसीडब्ल्यूए भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो हो सकता है। थोड़ा हेल्प करना, ऊपर देखना, नीचे नहीं देखना है। 139 में बुलाया, 140 में निकाल दिया। क्यों बुलाया, क्यों निकाला 141? अरे आए हो तो पैसों की बात कर ले बे। 142 पैसे नहीं चाहिए, पावर कितनी मिलेगी बताना। 143 पावर में अंधे मत हो जाना, सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर। 144 आपकी मेन पावर क्या है सर? आप ऑडिट पे साइन कर सकते हो। अरे साइन तो कर दिया, बट क्या मैं ये चेक करना चाहूँ आकर कि आपने वही रिपोर्ट शो किया, तो क्या मैं एजीएम में आ सकता हूँ? 146 ऊपर में से किसी का भी आपने चोट्टेपना किया तो पनिशमेंट 147। नहीं हो रहा ना तुमसे काम, नेक्स्ट ऑडिट कर लो, कॉस्ट ऑडिट 148। याद रहेगा, ये पूरे चैप्टर में यही सारे पढ़ना है अपने को। क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ? श्योर हो ना? चलो आगे, चलो सेक्शन की हेडिंग लिखना, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, उसके अंदर लिखना every company shall appoint an individual or firm as an auditor in its first AGM, full stop. फर्स्ट AGM, ये देखो लिखा है इन इट्स फर्स्ट AGM, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम है, क्या हुआ? आप बोल रहे हो अ कंपनी कैन अपॉइंट या शैल अपॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन इट्स फर्स्ट AGM। मतलब मैंने कंपनी बनाई आज, AGM होगी उसकी 24-25 में नेक्स्ट ईयर, तो आप तो बोल रहे हो ऑडिटर अपॉइंट होगा तब, तो अब से लेके तब तक को कौन वेरीफाई करेगा फिर? तो फर्स्ट AGM में ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, मतलब वो तो उस AGM से आगे आने वाली 5 AGM तक का रहेगा। मतलब ही विल बी द ऑडिटर ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। तो व्हाट इफ फर्स्ट AGM के पहले तक के झोलों का क्या? नेक्स्ट लाइन लिख देना, बिफोर फर्स्ट AGM the first auditor is appointed by the board of directors, full stop. His tenure would be till the conclusion of which AGM? Shreyas? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। फर्स्ट AGM तक का रहेगा, उसके बाद में फर्स्ट AGM से अगले 5 साल के लिए। सर फॉर्म रही तो 10 साल के लिए, मैंने कभी बोला ही नहीं 10 साल तुमको, मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया 10 साल, मैंने तो बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। तो क्या कोई भी ऑडिटर 6 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है?
नहीं सर, एक टर्म रहेगी 5 की, फिर टर्म रहेगी 5 की, तेरे को 6 साल करना है, नेक्स्ट टर्म का 1 साल कर, फिर छोड़ दे, चलेगा। बट ये 5, 6, 4.5 ऐसा कुछ नहीं होगा। रहेगा तो 5, या तो 5 और 10, खत्म। ठीक है, देखो तो, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, द ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एजीएम। हाईलाइटर लेना है तुमको, कल से मेरे पास में भी वो रहेगा नोट्स, आज हाईलाइटिंग वाली नोट्स नहीं है, तुमको हाईलाइट कर देना है। द ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। ठीक है, यही है फर्स्ट पॉइंट। क्लियर, सॉर्टेड, पक्का? ठीक है। तुम्हारे घर में अब गणपति का त्यौहार आने वाला है सबके घर पे, ठीक है। अब गणपति के त्यौहार में लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुम्हारे घर पे गणपति बिठाते होंगे। तो गणपति बिठाना मतलब बस कैसा होता है कि आज रात को हम 10 बजे सोचेंगे कि कल गणपति लेकर आ जाएंगे, बस आप सुबह गए, शॉप पर गए, गणपति की मूर्ति लेकर आए और बिठा दिया, बस ऐसे हो जाता है गणपति का। प्लानिंग लगती है थोड़ी बहुत कि नहीं लगती है, कि सर कैसे बैठाएंगे, कुछ सजावट करनी है, क्या करना है, उसको कितने बजे का मुहूर्त है। तो मतलब फिर कैसे पापा अकेले से सोच लेते या मम्मी अकेले से सोच लेती, हो जाता है सब। सर एक जगह बैठना पड़ेगा, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, सबका टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा कि हम लेने जाएंगे तो साइकिल पे तो लेने नहीं जाएंगे गणपति जी को, हम कार में जाएंगे या तो 2 व्हीलर पे जाएंगे। 2 व्हीलर में गए तो 2 लोग लगेंगे, एक जन पीछे बैठा रहेगा उसको पकड़ के। तो एक थोड़ी बेसिक प्लानिंग तो लगेगा ना बॉस उसके अंदर, बिना प्लानिंग के कैसे लेकर आएंगे। तो ठीक है, तो तुम्हारा गणपति का तैयारी वगैरह चल रहा था, तो उसी के बीच में श्रेयस पूछ लेता है, पापा मैं क्या पूछ रहा था, इस बार दिवाली पे अपन फटाके कितने लाएंगे, मतलब क्या क्या लाएंगे और कितने कितने लाएंगे, कितना सूतेंगे उसके पापा उसी को वहीं पे। क्या चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन, गणपति के डिस्कशन चल रहा है ना। तो जब गणपति का डिस्कशन चल रहा है तो बीच में दिवाली कहाँ से घुसी तेरे? अग्री करते हो इस बात को? तो मतलब तुम ये बोलोगे कि अभी एज ऑफ नाउ जो तुम्हारे घर वाले एक कमिटी में बैठे हैं, अभी एक कमिटी डेडिकेटेडली गणपति के बारे में चल रही है। तो तुमको नहीं लगता एक कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करने में एक बहुत बड़ी रिस्क या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जब एक गणपति लाना जो हर साल आता है, उसके लिए तुम्हारी एक प्रॉपर प्लानिंग बैठती है या प्रॉपर कमिटी बैठती है, तो तुमको नहीं लगता एक ऑडिटर को लगाने के लिए या एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस आपको एक ऑडिटर को चूज करने के लिए एक कमिटी बिठानी पड़ेगी? ऐसी कमिटी जो ऑडिटर को सिलेक्ट करके आपके कंपनी में बिठाएगा, दैट कमिटी इज कॉल्ड एज ऑडिट कमिटी। दैट कमिटी इज कॉल्ड एज ऑडिट कमिटी। नेक्स्ट लाइन लिखना, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। Which committee are required to constitute audit committee? सर क्या हर कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है? नहीं। Required to constitute an audit committee. लिखा? अब देखना, ऑडिट कमेटी का सेक्शन होता है सेक्शन 177। ऑडिट कमेटी के आगे लिख देना सेक्शन 177। सर ये हमारे इसमें तो आया ही नहीं, कैसे आएगा? तेरा पूरा चैप्टर 139 से शुरू होके 148 पे खत्म हो गया और ये सेक्शन 177 का है। तो सर ये अब हम कब कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर देख तेरा कौन सा है। हाँ नहीं सॉरी, अब ये पार्ट तो फाइनल में चला गया, सॉरी है ही नहीं तुमको, नहीं मतलब इसके आगे वाले सेक्शंस नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको ऑडिट कमिटी अपने कंपनी के अंदर रखना ज़रूरी है? तो देखो भाई, एक तो कंपनी है एवरी लिस्टेड कंपनी। किसी भी प्रकार की कंपनी जो लिस्टेड हो, आई होप लिस्टेड तुमको पता है क्या होता है। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। सर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड है
उस कमिटी को कंपलसरी है कि आपको एक ऑडिटर रखना मैंडेटरी, ऑडिटर नहीं, ऑडिट कमिटी रखना मैंडेटरी है। सर इसके अलावा अगर कोई और पब्लिक कंपनी होगी, कौन सी, लिस्टेड, अरे वो तो आ गई, लिस्टेड के अलावा भी तो पब्लिक होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर मतलब प्राइवेट भी, मैंने क्या बोला, सेकंड, लिस्टेड नहीं के बाद में सेकंड बोला पब्लिक कंपनी। जब पब्लिक बोला तो प्राइवेट क्यों घुसेड़ रहा है बीच में? एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और जिसने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर ऐसा है तो आपको ऑडिट कमिटी रखना मैंडेटरी है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं लिखूं कि सर ऑडिट कमिटी रखना किसको मैंडेटरी है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताना। ऑडिट कमिटी लिस्टेड कंपनी, इसका तो मैंडेटरी हो गया। इसके अलावा पब्लिक कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी सर? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 10 करोड़, मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़। सेकेंड सर उसका क्या था सेकेंड वाला पॉइंट, टर्नओवर, टर्नओवर इज मोर देन 100 करोड़ एंड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़। करेक्ट। अच्छा, इन तीनों में से एंड है या और है? और मतलब इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो आपको ऑडिट कमेटी रखना मैंडेटरी हो जाएगा। तो सर हमको एक बात बहुत क्लियर समझ में आ गई कि सर अगर हमारी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो हमारा ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिट कमेटी। लेकिन ऐसी भी तो कंपनी हो सकती है जिनमें ऑडिट कमेटी रखनी नहीं पड़ती हो, तो क्या उसमें ऑडिटर नहीं रखेंगे? तो फिर वो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर लेकिन आपने ऊपर तो लिखाया था द फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगा, चाहे तुम्हारे कंपनी में ऑडिट कमेटी हो या चाहे तुम्हारे कंपनी में ऑडिट कमेटी ना हो, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगा, फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, चलो तो देखो ये टेबल क्या बोलता है। कैटेगरी में फर्स्ट वाला कैटेगरी क्या बोल रहा है? अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, तो हु विल बी द कंपेटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट द ऑडिटर? ऑडिट कमिटी। एंड अ कंपनी इन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, उसमें कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेगा। सिंपल। सर तो अगर ऑडिट कमेटी को रखना है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? ऑडिट कमेटी एक ऑडिटर को ढूंढेगी। ए तू ऑडिटर, तू हाँ बस तू ही आ जा, हमारी कंपनी में ऑडिटर बन जा। ऐसे बन गई। अरे ऑडिट कमिटर क्या कंपनी के मालिक है क्या? मतलब ऑडिट कमेटी में तो एक मेंबर श्रेयस भी था गणपति केस में। छोटा भाई बहन है तेरे को? छोटा है बड़ा है? भाई है बहन है? तो छोटी बहन ने क्या किया? छोटी बहन गई जहाँ पर भी, जो भी मूर्तिकार के पास में है, जहाँ से भी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मूर्ति है, उठा के लेकर आ गई। चलेगा? बोले आई एम द पार्ट ऑफ ऑडिट कमिटी। यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑडिट कमिटी एंड ऑडिट कमिटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कंपनी। तो क्या ऑडिट कमिटी कंपनी के मालिक के ऊपर हो गई क्या? अल्टीमेट डिसीजन किसका चलेगा? इसके मीटिंग में ऑडिट कमिटी या इनके जो गणपति कमिटी चल रही है, अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा? बापू का। बापू ने ये बोला है कि देखो भाई मेरे पास में 2-3 ऑप्शंस है, मैं वो दशहरा मैदान पर गया था, वहाँ पे मैंने 3-4 शॉप्स देखी, वहाँ पर मुझे अच्छी लगी। श्रेयस बोलता है नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड भी इसका ये काम करता है, तो मेरे को उसके पास से लेना है। उसी के बीच में श्रेयस की बहन बोलती है अरे मेरी एक फ्रेंड है जो खुद अपने हाथ से मूर्ति बनाती है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम उससे मूर्ति लेवे। तो डिसीजन कहाँ पहुंचा? कहीं पर भी नहीं। कंक्लूजन कुछ आया क्या? अल्टीमेटली क्या होने वाला है? जिसको भी अपनी बात कन्विंस करना है, उसको किससे कन्विंस करना है? और छोटी बहन श्रेयस को कन्विंस करेगी,
किसको कन्विंस करेंगे ये लोग? पप्पा को। तो मतलब ऑडिट कमेटी का मेंबर, गणपति कमेटी का मेंबर अपना एक सजेशन लेकर पप्पा के पास में आएगा। अब पप्पा को अगर ये चीज़ पसंद नहीं आए, पप्पा ने बोला कि नहीं यार ये वाला नहीं पसंद आई मुझे, तो पप्पा को उसके रीज़न देने पड़ेंगे। और रीज़न देने के बाद में भी इसकी छोटी बहन सोचेगी कि ये रीज़न जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो और कोई दूसरा सजेशन देगी। और ऐसा हुआ कि पप्पा को ये वाला बोला, पप्पा ने मना कर दिया, फिर एक बोला मना कर दिया, फिर एक बोला मना कर दिया, आखिरी में अब क्या बोलेगी? आपको जो करना करो आपके हिसाब से, वैसे भी तो सुनना नहीं, तो कमेटी बनाई काहे के लिए? और ग्रुप लेफ्ट कर देगी। यही करेगी। सेम ऑडिट कमेटी भी यही काम करता है। ऑडिट कमेटी ढूंढता रहेगा कौन सा अच्छा ऑडिटर है, ऑडिटर ये वाला ऑडिटर अच्छा लग रहा है, कैसा दिखने में, अरे नहीं रे उसके फर्म का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसने बड़े बड़े ऑडिट किए, उसके पास में स्टाफ है, उसके पास में एम्प्लॉयज़ है, उसके पास में बहुत सारा रिसोर्सेस है, उसके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके पास में जो भी पार्टनर्स है वो बड़े ही अलग लेवल के पार्टनर्स है, ये वाला अच्छा लग रहा है। सुनो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने ना एक ऑडिटर को चूज़ किया है, वो मुझे पसंद आ रहा है, तो सिंस ऑडिट कमेटी हूँ, मेरे पास में अथॉरिटी है, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि क्या हम इस ऑडिटर को हमारी कंपनी में एज एन ऑडिटर रख सकते हैं क्या? Where the competent authority is audit committee, the committee shall recommend the name of the individual or a firm as an auditor to the board for the consideration. Clear है यहाँ तक? The board shall consider, board बोलेगा ठीक है, and recommend an individual or a firm as auditor to the members in AGM for appointment. बाद में ये बापू जो है, ये बापू एजीएम में डालेंगे और एजीएम में बोलेंगे कि हमको ये अच्छा लग रहा है। क्या बापू ढूंढ के लाए क्या वो मूर्ति को? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढूंढ के लाए क्या? ढूंढकर हम लाए ऑडिट कमेटी। लेकिन सर ये तो अग्री हो गए तो की बात है, मतलब दो आउटकम आने वाले। इफ बापू अग्री किया तो, इफ बापू अग्री नहीं किया तो इफ बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज द ऑडिटर टू द मेंबर्स इन एजीएम। What if बाबू मना कर दिए तो? If the board disagrees with the recommendation of audit committee, it shall refer back the recommendation to the committee for reconsideration. बापू बोलेगा देख ये प्रॉब्लम है, तो तू सोच एक बार वापस, क्या लगता है तुझे? रिकंसिडरेशन साइटिंग, मतलब लिखित में लिख कर देगा रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट, और ये लिख कर देंगे कि मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूं। मैं इसलिए डिसएग्री कर रहा हूं क्योंकि तेरी फ्रेंड बना तो रही है, बट तेरी फ्रेंड ना ये सब पीओपी की बना रही है। हम जब इसका विसर्जन करेंगे तो इससे पानी खराब होगा। तो देख मेरे हिसाब से अपन ने ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच तू एक बार इस चीज़ पे। हो गया, वापस सोचने पर आ गए हम। इसको बोलते हैं कि अगर बोर्ड ने डिसअग्री किया तो इट शैल रेफर बैक टू द रिकमेंडेशंस। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो एक मिनट, क्या चाहिए भाई तेरे को? फिर ठीक है सर, मैंने उस इंसान को चूज कर लिया, तो इसकी बहन ने बोल दिया कि अपन वहां से मूर्ति लेंगे। पापा ने हाँ बोल दिया, एक बार का मूर्ति लेने चले गए। वो मूर्ति उसके लेकर आ जाओगे उसके वर्कशॉप से उठा के? अबे उसको पूछ तो सही, उसको देना है कि नहीं देना है? अबे तुमने सिलेक्ट कर लिया तो क्या लेकर आ जाओगे? किडनैप करके ला रहे हो क्या किसी को? अरे जब तुम किसी ऑडिटर को बोल रहे हो ऑडिटर, तो क्या उसको बोरी में लेकर आ जाओगे? हाँ आप तुम्हारे हमारे, उसका रिटर्न कंसेंट भी तो लगेगा। तो बिफोर अपॉइंटमेंट इज मेड अ रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड। और इसके साथ में ना वो एक सर्टिफिकेट भी देगा आपको। सर्टिफिकेट किस चीज का देगा? सर्टिफिकेट इस चीज का देगा कि दैट इंडिविजुअल और फर्म इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर विच सेक्शन? 139। डिस्क्वालिफिकेशन कौन सा सेक्शन में आता है? डिस्क्वालिफिकेशन 141 सब बोल दो तुम। 139 में बुलाया, 140 में निकाला, नेक्स्ट क्या था? क्यों बुलाया, क्यों निकाला? 141। समझ में आया?
तो उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर किसी प्रकार की भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है जो आपको 141 में दिख रही थी। सेकंड, वो ये लिख कर देगा कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो एज पर द टर्म ऑफ दिस एक्ट है। सर, एज पर द टर्म ऑफ दिस एक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसको कुछ आरओसी को सबमिशंस वगैरह करने होते हैं, उसके बाद ही आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। तो भाई मैंने ये सब सारी चीज़ें जो है वो किया है। तीसरा, द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स, अंडरलाइन करना, विद इन द लिमिट्स लेट डाउन बाय और अंडर दिस एक्ट। मतलब मेरा जो ये अपॉइंटमेंट है वो लिमिट के अंडर में आता हो। सर, ये लिमिट के अंडर में क्या आता हो? मतलब आप बोल रहे हो कि एक ऑडिटर को ऑडिट करने की कुछ लिमिट होती है? आंसर इज अ बिग येस। अ चार्टेड अकाउंटेंट और एनी इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑडिट ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनीज। कितने कंपनीज को ऑडिट कर सकता है एक इंसान? पर ईयर 20 कंपनीज को ऑडिट कर सकता है। उसमें भी जो लिस्टेड कंपनीज है शैल नॉट एक्सीड 10 कंपनीज। मतलब फिर बचे हुए में 10 क्या आ गए? 10 में आपका दूसरे टाइप की कंपनी, फॉरेन कंपनी, आपका गवर्नमेंट कंपनीज जो अनलिस्टेड हो। सर, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट भी आएगा लेकिन उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो वो आगे मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। सर, स्मॉल डॉर्मेंट, वो एग्जाम्प्ट हो तो 500 कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब अगर मैं अभी तक ऑडिट कर रहा था 9 कंपनीज़ का, मुझे रिलायंस ने ऑफ़र दिया कि क्या आप हमारी कंपनी के ऑडिटर बनोगे, हम ऑडिट कमेटी आपको अपॉइंट करने की इच्छा रखते हैं। मैं बोलूँगा पहले तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछ, क्या तेरी इच्छा रखने से क्या होता है? वो अप्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले हाँ, हमने उनसे पूछ लिया, उनको भी एक्सेप्टेड है, करोगे? हाँ करूँगा, ले लिया। जैसे ही उनको रिलायंस कंपनी में मैं ऑडिटर बना, टाटा कंपनी को समझ में आया कि यार ये वाला ऑडिटर अच्छा है, तो टाटा कंपनी ने मुझे अप्रोच किया। टाटा कंपनी को पता है कि मैं कौन सी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या ऑडिट करता हूँ, क्या पेपर में एडवर्टाइज डालता हूँ कि मैं इस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ? वो तो मुझे पता है ना मैं किसका काम कर रहा हूँ और किसका काम नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बोलना पड़ेगा ना टाटा कंपनी को कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो टाटा कंपनी ने मुझे अप्रोच किया। टाटा कंपनी ने बोला कि आप मेरे फर्म का ऑडिट करोगे क्या, मेरी कंपनी का ऑडिट करोगे क्या? मैं कर सकता हूँ। अगर 20 के ऊपर 10 के ऊपर नहीं गया होगा, 9 का ऑलरेडी मैं कर रहा था, रिलायंस का मैंने ले लिया। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? आई एम सॉरी टाटा जी, मैं आपका ऑडिट नहीं कर सकता। पैसों का प्रॉब्लम है, मैं आपको 25 करोड़ रुपए फीस दूंगा, अब कर लो ऑडिट। रिलायंस और छोड़ के कर सकते। करेक्ट सर, प्रॉब्लम आपके पैसों में नहीं है। आप 25 नहीं, आप तो 10 करोड़ दोगे तो भी मैं काम कर लूँ आपका। प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऑडिट करूँ तो आप एक काम करिए, आज की तारीख है 28 अगस्त, आप एक 10 दिन रुक सकते होंगे तो रुक जाइए। 10 दिन में मेरा एक ऑडिट खत्म हो जाएगा। एक ऑडिट खत्म हो जाएगा तो मैं 9 ऑडिट पे शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर मेरे पास में एक ऑडिट एक्सेप्ट करने का स्कोप आ जाएगा। तो अगर आप वेट करते होंगे तो आप 10 दिन के लिए वेट करो, मैं एक ऑडिट फिनिश कर दूंगा, फिर आपका ऑडिट अपॉइंट कर, आपका ऑडिट टेक ओवर कर लूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ। सब समझा नहीं मेरे को। मैं 9 कंपनी का ऑडिट कर रहा था, 10वीं कंपनी का ऑडिट ले लिया। वैसे नहीं, आपने बोला एक ईयर में 10 पब्लिक कंपनी का कर सकते हो, तो 10 दिन का एक ईयर नहीं, पूरा एजीएम कवर हो गया उसका। फाइनेंशियल ईयर से लेना देना नहीं मेरे को। फाइनेंशियल ईयर से लेना देना नहीं है, पर ऑडिट खत्म हुआ तो आप बाकी का भी ले सकते हो। यस। तो मतलब अगर समझो मेरे एट ए टाइम, अभी जैसे आज चल रही 28 अगस्त, आज 10 पूरे हो गए मेरे कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो और अगले 10 दिन में सारे कंपनी का हो रहा है, तो वापस और 10 ले सकता हूँ मैं। क्या उसी फाइनेंशियल ईयर का है वो? हाँ, तो नहीं ले सकता। तो फिर तो सर टाटा का भी वही होगा। मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर का ले रहा हूँ? एजीएम उसकी अब स्टार्ट हो रही है, मैं फ्रेश एजीएम से नेक्स्ट तक जाऊंगा। मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं गए फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं बन रहा हूँ, मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहा हूँ। वो मेरा नया रहेगा, प्रपोज फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहा हूँ, तो मैं ले सकता हूँ। आप करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए बोलोगे, अब नहीं कर सकता मैं। एक और तोड़ है इसका, मैं एक पार्टनर लेकर आ जाता हूँ जो काम करेगा नहीं करेगा वो देखते बैठेगा। स्लीपिंग पार्टनर लेकर आ जाता हूँ, तो क्या वो पार्टनर लाने से मैं और 20 कंपनी का ऑडिट ले सकता हूँ? 20 में से 10 लिस्टेड, 10 नॉन अनलिस्टेड ले सकता हूँ। ये इसलिए तो लोग पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑडिट्स एक्सीड करने के लिए।
तो जितने पार्टनर्स है उतने आपके पास में ऑडिट है। एक फर्म में अगर 4 पार्टनर है तो वो फर्म कितने ऑडिट ले सकती है? 80 ऑडिट ले सकती है। करेक्ट, ये लॉजिक समझ में आया? तो ये जो भी लिमिट है ये टाटा को पता रहेगा या मुझे पता रहेगा? तो मुझे सर्टिफाई करना पड़ेगा कि द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट और नॉट। करेक्ट। और इसके अलावा अच्छा एक बात बताओ, मेरे अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, मेरे अगेंस्ट बताओ तो मेरे अगेंस्ट कौन कौन सा केस चल रहा है? तुमको बताना है। तुम भी तो क्लास लगाने के पहले सोचोगे ना कि अरे ये आदमी के ऊपर अगर केस वगैरह चल रहा होगा, इस आदमी ने अगर चोरी वोरी किया होगा, इस आदमी ने अगर किसी को ब्लैकमेल किया होगा, इस आदमी ने एक बच्चे का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने होमवर्क नहीं करके लाया था। अगर ऐसी मेरी रेपुटेशन रहती तुम आते क्या? तो इसका मतलब ये है कि तुम ये भी चेक करोगे कि ये मास्टर सही है या नहीं है। तो तुम बताओ मेरे अगेंस्ट में क्या क्या केसेस है, मालूम है तुमको? तो ये तो मुझे बताने पड़ेंगे ना। तो मुझे एक लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स देनी पड़ेगी कि जो जो मेरे फर्म के अगेंस्ट में पेंडिंग है, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या एनुअल जनरल मीटिंग में आने वाले मेंबर्स है वो ये चेक कर पावे कि ऑडिटर हमने सही अपॉइंट किया है या गलत अपॉइंट किया है। सर तो खुद से बता ही दिए ये सब, तो ऑडिटर रखी क्यों? वही ना, मत रखो। और अगर आपने झूठ बोला तो 147 की पेनल्टी है और वो बहुत हार्श पेनल्टी है। नहीं लेकिन समझो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आपको ये देखती है, लेकिन तब पहले आपको पूछेगी कि ये लिस्टेड वगैरह। हाँ ना, राइटिंग में लिख के दो, आप सर्टिफाई करके दे रहे हो मुझे। जैसे हम दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके चलो गणपति के वर्कशॉप में गए, गणपति जी की मूर्ति लेने गए तो उन्होंने बोला अरे आप लेकर जाओ बहुत अच्छी है, लेकिन आप फिर आपने उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसमें बिल्कुल भी कोई पीओपी यूज़ नहीं हुआ है ना? बोले नहीं नहीं, लिख कर दे। लिख कर देगा तो वैल्यू रहेगी, लिख कर नहीं दिया तो कल को तो तुम मुकर जाएगा अपनी बात से। लिख कर दिया और कल जाके गलत साबित हुआ, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तूने लिख कर दिया है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए एक सर्टिफिकेट उससे लिया जाता है। और जब कोई लिखने बोलेगा तब इंसान की फटती है, क्योंकि रिटर्न एविडेंस हो गया ना। मैंने ऋषभ को बोला था कि मैंने तुझसे 10 लाख रुपए लिए हैं, ओरली बोला था, कैश में बोला था, 10 दिन बाद मुकर गया तो क्या कर लेगा ये? लेकिन अगर मैंने उसको लिख कर दिया कि हाँ मैं अपने हाव आवाज़ में लिख कर देता हूँ कि मैंने तुझसे 10 लाख रुपए दिए थे, मैं कल को मना भी कर दूँ तो कम से कम ये कोर्ट में जाके केस तो कर सकता है ना मेरे अगेंस्ट। बस ये लॉजिक है। क्लियर? पक्का? ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑडिटर ये कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक एंड कर रहा हूँ। यहाँ तक जो पढ़ा है अब तुमको क्या कर लेना है, यहाँ तक जो पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट बना लेना, या तो फ्लो चार्ट में बना लो या तो हाईलाइट करके बना लो, लेकिन शॉर्ट नोट बना के आना है, ताकि कल जब हम आगे जाएंगे तो पहले का अपने को पता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसके कंटिन्यूटी में आगे चलेंगे। तो वो जो तुम्हारी बुक है वो इसी के लिए कि हर सेक्शन को समराइज करते हुए वो। सर मैंने एक बुक बनाई है इक्विटी के लिए, तो इसके अंदर जैसे आपने जो मैंने आपने जो लिखा वो क्लास में मैंने दूसरे बुक में लिखा और वापस में अलग से और समराइज किया इसमें चलेगा। तुमको वो बुक इसलिए बनानी है क्योंकि लॉ इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि तुम एग्जाम के 1.5 दिन पहले उसको कवर कर ही नहीं सकते। पॉसिबल है, वैसे तो हर ही सब्जेक्ट बड़ा है, बट प्रॉब्लम क्या होता है जैसे अकाउंट्स में तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, छोड़ दिया एक चैप्टर ऊपर से कॉन्सेप्ट पढ़ के, तो तुम कुछ लिख तो पाओगे एटलीस्ट। कॉस्टिंग कुछ तो लिख पाओगे, इनकम टैक्स कुछ तो लिख पाओगे, बट थ्योरी सब्जेक्ट में तुमको अगर सिर्फ पता है लेकिन उसके अंदर का डेप्थ नहीं पता, उसको लिखने का तरीका नहीं पता तुमको, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो समरी इसीलिए बनानी है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा कवरेज कर पावे, क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल में तो क्या कॉन्सेप्ट्स है, आप बुक बंद करके भी अगर आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आ गया तो आप उसको कैटर कर सकते हो, आप उसको टैकल कर सकते हो। बट थ्योरी में वैसा नहीं है, थ्योरी में तो सेक्शन के साथ पूछ लेगा। कल को तुमको उसने पूछ लिया स्टेट द लिमिट्स ऑफ 177, अबे 177 क्या है, उसके लिए तुमको उसका नाम तो मालूम होना चाहिए कि भाई ऑडिट कमेटी होता है, तब जाके तो तुम लिमिट लिखोगे, और लिमिट का मन से ठोक कर आ जाओगे कुछ भी। तो इसी के लिए समरी बनाना बहुत इसेंशियल है अपने को। ठीक है, आई होप यहाँ तक जमा है, पूरा सब कुछ क्लियर है। कल सेम टाइम 4:30। ठीक है, हो गया नहीं अभी तक तो क्या बैच में ही हूँ मैं तब से। ठीक है, चलो बाय बाय।